कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा इसने एक असही स्वरूप तो तभी माना जाएगा जब हम आपको व्यवस्थित बना सकें, पवित्र बना सकें। जो पवित्र और व्यवस्थित है वही सुखी है। वही चीज़ ही देखना, सुनना, समझना, वहीं खड़े होना जहाँ हमारी पवित्रता बढ़े। जो काम मिला है उसको बहुत गहराई और ईमानदारी से करें, उसमें आनंद पाएं। जैसे पत्र लेखन अभी आपके लिए सामान्य रूप से 8वीं क्लास के स्तर से मालूम है। 9वीं क्लास में भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, मात्र उसके विषय जो रहेंगे, टॉपिक जो रहेंगे, प्रश्न जो रहेंगे थोड़े कठिन हो सकते हैं। जैसे पहले आपको प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखने को आता था, अब हो सकता है कि आपके लिए ऐसा पत्र आ जाए कि आप थाना प्रभारी को पत्र लिखिए। वर्तमान में असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा है। या हो सकता है पत्र लेखन में और भी कुछ ऐसे विदेश कोई आपका साथी है, मित्र है, विदेश में रहता है, वो भारत में आए और यहाँ भारत के जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, उनके संबंध में आकर्षण बढ़ाने के लिए कुछ पत्र लिखें। या यहाँ के पर्यटन स्थल जो हैं उनमें कितना अच्छा आकर्षण है उसको बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। कहने का भाव यह है, थोड़ा सा सोचने का और व्यवहारिक ज्ञान का स्तर बढ़ जाएगा। बाकी पत्र लेखन वही है जो 8th क्लास में आया था। पत्र क्यों महत्वपूर्ण है बेटा? पत्र में जीवंतता होती है। जीवंतता का अर्थ जानते? जिसमें कि बहुत आत्मीयता हो, निश्चिंतता हो और अपनी योग्यता का प्रत्यक्ष स्पष्ट हो। जैसे कोई SMS करता है, उसमें उसकी योग्यता बहुत नहीं झलकती। क्यों नहीं झलकती? क्योंकि उसमें राइटिंग का बोध भी नहीं रहता, उसमें ज़्यादा परिश्रम भी नहीं लगता और साथ में उसमें भावनात्मकता भी उतनी नहीं रहती जितनी पत्र में होती है। जैसे होटल का भोजन ज़्यादा समय तक लोग ठीक नहीं मानते, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन हैं तो अच्छे, संचार माध्यम अच्छा है, टाइम कम लगता है और अपनी बात जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन उसमें जीवंतता वैसी नहीं आती जैसी पत्र लेखन में आती है। जैसे कोई आपसे कहे कि हमारे पास गांधी जी का पत्र है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का पत्र है, या यहाँ कहें कि आपकी माँ या आपके पिता या आपके दादा दादी ने आपको कभी कोई पत्र लिखा, वो आपके पास है, तो उसमें जीवंतता है, उसमें भावनात्मकता है, उसमें अपनत्व है, लगाव है। इस कारण से पत्र हमेशा प्रासंगिक रहा है। पत्र का कभी महत्व कम नहीं होगा। ठीक है ना? तो पत्र में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है यह भी समझना है, और पत्र कितने प्रकार के होते हैं यह भी समझना है। तो हमने प्रारंभ की इन 5 मिनट में क्या स्पष्ट किया? पत्र हमेशा प्रभावशाली रहा है क्योंकि उसमें उन्मुक्तता होती है, निश्चिंतता होती है, आत्मीयता होती है, जीवंतता होती है, अपनी योग्यता की झलक होती है। एक बात स्पष्ट हो गई। अब पत्र बेटा 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो औपचारिक पत्र होते हैं जो फॉर्मेलिटी जिसमें होती है, जो कार्यालयों के पत्र होते हैं, और दूसरे अनौपचारिक पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत निजी होते हैं, रिश्तों में आदान प्रदान होता है उनका, परिवार में, फैमिली में बधाई आदि ये सब दी जाती है, अनौपचारिक पत्र। तो पत्र 2 प्रकार के हो गए, एक औपचारिक जो ऑफिशियल पत्र होते हैं और दूसरा अनौपचारिक जो व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर दिए जाते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम समझेंगे पारिवारिक पत्रों के बारे में। पारिवारिक पत्रों में 7-8 बिंदु मुख्य रूप से देखे जाते हैं जिनका हमें उल्लेख करना चाहिए। जैसे सबसे पहला बिंदु बताते हैं कि पत्र के 8 मुख्य बिंदुओं में प्रेषक, बेटा प्रेषक वह कहलाता है जो पत्र लिख रहा होता है। जैसे आप अपनी मौसी को पत्र लिखेंगे, आप अपनी माँ या बहन को पत्र लिखेंगे, तो वास्तव में आप प्रेषक कहलाएंगे। जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है वह प्रेषक कहलाता है। तो आप जैसे होली फैमिली स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ आप परीक्षा भवन में बैठ करके पत्र लिख रहे हैं, तो प्रेषक आप कहलाए और उसका पता होना चाहिए। पता से तात्पर्य आप जहाँ हैं वहाँ का पता लिख सकते हैं, आप अपने घर का पता लिख सकते हैं। मतलब खुरई से आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने घर का, होली फैमिली स्कूल स्थान भी लिख सकते हैं, परीक्षा भवन भी वो पता हो सकता है। कहने का तात्पर्य जो लिखने वाला है वह अपना अपना पता लिखेगा। ठीक है ना? और तिथि मतलब किस डेट में, डेट का भी महत्व होता है पत्र में। तो ये 2 चीज़ें मुख्य रूप से प्रथम बिंदु में देखी जाती हैं, जो लिखने वाला है उसका पता और वह दिनांक। ठीक है ना? दूसरा बिंदु आता है संबोधन। क्या होता है पत्र में? हमेशा बड़ों के लिए जो संबोधन किया जाता है वह अलग होता है, छोटों के लिए अलग होता है, बराबर वालों को अलग होता है। जैसे बड़े में पिताजी या भैया, तो उनके लिए पूज्य या आदरणीय लिखते हैं,
है ना। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि जो शब्द होते हैं वह ध्यान से लिखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है शब्दों में व्याकरण सम्मत त्रुटियां भी लोग कर देते हैं। जैसे एक शब्द आता है पूज्य, दिख रहा आपको, ये तो ठीक है, लेकिन पूजनीय नहीं होता, ये पूजनीय नहीं होता, या तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा व्याकरण की भाषा में बेटा। ये दो तो सही हैं, पूजनीय सही है और पूज्य सही है, लेकिन पूजनीय सही नहीं है। कहने का तात्पर्य बड़ों के लिए हम जो संबोधन करते हैं वह पूज्य, आदरणीय, सम्मानीय इन शब्दों से होता है। तो पारिवारिक स्तरों पर आदरणीय या पूजनीय हो, पूजनीय होता है या पूज्य होता है, या तो अकेला पूज्य लिखें या पूजनीय लिखें, ठीक है ना। बड़ों के लिए हो गया। बराबर वालों के लिए प्रिय लिखा जाता है, अपने बराबर वालों के लिए प्रिय लिखा जाता है, और छोटों के लिए भी प्रिय लिखा जाता है। तो छोटे जैसे छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़ों के लिए सम्मानीय, पूज्य या पूजनीय ये आता है, ठीक है ना। अब संबोधन हो गया ना। संबोधन के बाद आता है अभिवादन। अभिवादन का अर्थ होता है हम उनके लिए क्या सम्मान दे रहे हैं। बड़ों के लिए सादर चरण स्पर्श या प्रणाम, बराबर वालों के लिए नमस्ते, और छोटों के लिए स्नेहाशीष, शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, ये अभिवादन माना जाता है, ठीक है ना। अब आता है विषय वस्तु, जो प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न पूछा गया आपके लिए, क्या लिखा गया कि दादाजी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए मित्र को संवेदना पत्र लिखिए। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है दादाजी के निधन की बात है, तो संवेदना की जो बात आती है वो पत्र का मुख्य भाग माना जाएगा। आपको लगेगा 8th क्लास की पुस्तक के आधार पर, नहीं है तो 9th का, लेकिन बेस तो वही है, माध्यम तो वही है। इस कारण से हम आपको बता रहे हैं पत्र में जो विषय आया उस विषय को मुख्य विषय वस्तु लिखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है 5वां बिंदु, समाप्ति होती। समाप्ति मतलब तुरंत कोई समाप्ति नहीं होती उसको, मतलब कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस दुख की घड़ी में अपने आप को ईश्वर से जोड़े रखेंगे, अपने आप को आत्मविश्वास या आत्मशक्ति संपन्न बनाएंगे। ईश्वर आपके साथ है, मतलब ऐसा कुछ कहते होंगे। और नमन, नमस्कार, सबको स्नेह, सबको सुख संवेदना, जो भी, मतलब आखिरी में ऐसा भाव आना चाहिए कि उसमें आपकी आत्मीयता भी झलके, सम्मान भी झलके, छोटों को स्नेह, बड़ों को सम्मान, नमन, ये सब समापन में आता है, समाप्ति सूचक, ठीक है ना। इसके बाद आता है हस्ताक्षर के पूर्व लिखने वाला शब्द जो होता है वह स्वनिर्देश कहलाता है। मतलब जो हमने संबोधन किया ना, जैसे बड़ों के लिए संबोधन जो होगा, अभिवादन होगा, और उसी आधार पर हमारा आखिरी का स्वनिर्देश कहलाता है। मतलब आखिरी में आप इंग्लिश में उसके लिए यूवर ओबीडियंटली ऐसा कुछ कहते हैं, आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर वो यहाँ भी आ जाएगा, आपका आज्ञाकारी बेटा, पुत्र, पुत्री, ये हो सकता है। ये मतलब ऐसे शब्द जो कि अपनी स्थिति का बोध कराएं। या भाई के लिए लिख रहे हैं, बड़े भाई को, तो आपका आज्ञाकारी अनुज, मतलब अनुज मतलब छोटा, ठीक है ना। और या आप छोटा भाई है तो आपके लिए, आप उसके लिए लिखोगे कि तुम्हारा, आपका भी लिख सकते हैं, तुम्हारा अग्रज, अग्रज में बड़ा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ नीचे जो आएगा संबोधन की स्तर से समझ में आएगा कि नीचे आपको क्या लिखना है। बड़ों के लिए अलग तरह स्वनिर्देश होगा, छोटों के लिए अलग रहेगा, और बराबर वालों के लिए भी लगभग छोटों जैसा तुम्हारा ही, तुम्हारा अपना, तुम्हारा अनन्य, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं हस्ताक्षर। परीक्षा की दृष्टि से हस्ताक्षर नहीं करते हैं, वहाँ अपना अनुक्रमांक क्या रोल नंबर लिख देंगे या ABC या आभाषा लिख देते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गए 7 बिंदु पत्र के प्रारंभिक उसके। आखिरी का 8वां बिंदु, जिनके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उनका एड्रेस होता है। वो अभी पत्र में यहाँ उल्लेख नहीं किया जाता है, इसमें पत्र में यहाँ पर उल्लेख नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो ऊपर लिफाफे पर लिखा जाता है कि जिसके लिए हम पत्र भेज रहे हैं उसका। इस तरह ये पत्र लेखन की सामान्य रूपरेखा हुई, और आपको ये भी पैटर्न मालूम कि किस तरह से बिल्कुल जैसा सीक्वेंस में चलता है वैसे ही यह कोई भी पत्र हो उसको लिखते हैं, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा डाउट यही रहेगा कि सर इसमें हम एड्रेस आप कहीं का भी लिख देना, परीक्षा भवन
होली फैमिली स्कूल खुरई लिख सकते हो। आप अपने घर में टेगुरवाड़ में रहते तो टेगुरवाड़ का भाई अपना एड्रेस लिख देना, एड्रेस में ज़्यादा। दूसरा, आपको थोड़ा डाउट रहेगा कि हम संबोधन किस आधार पर लिखेंगे बेटा, बड़ों के लिए पूज्य या पूजनीय, सम्मानीय, आदरणीय, बराबर वालों के लिए प्रिय और छोटों के लिए प्रिय, ये सामान्यता है, ठीक है ना। अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, बराबर वालों के लिए नमस्ते, छोटों के लिए स्नेहासी शुभाशीर्वाद, ठीक है ना। स्वनिर्देश कैसा लिखा जाता है, बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री या आपका आज्ञाकारी भाई अनुज कहते हैं, छोटों के लिए तुम्हारा अपना अग्रज या जो भी अग्रजा, है ना। इस तरह से सामान्य बात है, लेकिन मुख्य बात तो अभ्यास करने से आएगी। हम कोशिश करेंगे कुछ आपको पैटर्न भेजें, क्योंकि कुछ शिकायती पत्र होते हैं, कुछ संपादक के लिए पत्र होते हैं, ये भी औपचारिक पत्रों में आते हैं। औपचारिक पत्रों में अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाता है, टॉपिक लिखा जाता है ना, और संबोधन तो होता है, अभिवादन नहीं होता है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते ना, तो यहाँ जैसे लिख देते हैं टू प्रिंसिपल ऐसा और स्कूल का नाम, उसके बाद टॉपिक लिखा जाता है, बाकी रिस्पेक्ट नहीं होता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता। तो इसमें टॉपिक होता है, विषय लिखा जाता है बीच में, और क्या होता है उसमें, अभिवादन नहीं होता है। और औपचारिकताएँ उसमें जो शासन ऑफिशियल लैंग्वेज होती ना, उस आधार पर होती है, उसमें हार्डली हृदय को छूने वाले कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ये मुख्य रूप से दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। लेकिन पैटर्न तो वही है कि उसमें जिस तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, वह सब इसके अंतर्गत आता है। कोशिश करिएगा। एक दो हम आपके लिए एग्जाम्पल भेजेंगे, आपको ज़रूरी नहीं आप वो लिखें, नोट करें कॉपी में, आप सिर्फ समझ लें, और आपको यदि समय है याद करने के लिए, आपको आसानी जाती है लिखने में, तो लिख भी सकते हैं। एज यू लाइक। खूब सारा स्नेह।